हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना। उससे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, इसकी क्या नीड थी कि इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखना पड़ा। देखो, जो पहले जो क्या थे, हमारे इंडिया पे राजा राज करते थे, राजा ही न्याय करते थे। अगर कोई भी चीज़ होती थी तो राजा ही देखता था। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है या कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई भी कानून व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चलती थी, वो चलती थी राजा के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे मुसलमान इंडिया पे अटैक करने लग गए, मुसलमानों का यहाँ पे राज हो गया। फिर राजा के जगह पे क्या आ गए, सुल्तान आ गए, और जो बहुत बड़े सुल्तान बड़े पैमाने पे बन गए उन्हें बादशाह बोलने लगे। तो फिर न्याय कौन करने लगा, सुल्तान और बादशाह करने लगे। देखो, इंडिया में क्या था, अगर राजा के मूड पे न्याय डिपेंड करता था। अगर राजा का मूड अच्छा है या बादशाह का मूड अच्छा है तो उसने किसी ने कोई कितना ही बड़ा क्राइम किया हुआ उसे माफ भी कर देता था। लेकिन अगर राजा गुस्से में है या सुल्तान गुस्से में है, बादशाह गुस्से में है और उसके सामने किसी ने छोटी सी भी गलती कर रखी हो, उसे क्या सजाए, मौत भी दे सकता था। तो ये एक आदमी पे डिपेंड करता था। लेकिन फिर क्या है, हमारा व्यवस्था बदली। अंग्रेज क्या है, अब राज करने का सोचेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने पहले ये भी देख रखा था कि इंडिया पे न्याय व्यवस्था कौन करता है, कौन देखता है, राजा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमें सिखाया कि ऐसे एक आदमी के बेस पे क्या है, न्याय नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, बहुत अत्याचार किया, लेकिन ये भी रियलिटी है कि उन्होंने बहुत चीजें हमें सिखाई जो हम आज भी फॉलो करते हैं। हमें आजाद हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, वो एज इट इज उन्होंने बनाई है। हमारे लिए रेल इंडिया में ट्रेन नहीं थी, वो पहली बार किसने चलाई थी, अंग्रेजों ने चलाई थी। भले ही अपने फायदे के लिए चलाई थी, लेकिन उससे हमें भी क्या है, आने जाने में आसानी महसूस होने लगी। जितनी भी पुलिस व्यवस्था है, जितने भी कानून है, वो सारे कौन बना के गया है, हमें कौन सिखा के गया है, वो प्रणाली हमें ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने सिखाई थी। तो जब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से 1944 तक क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद क्या है, ब्रिटेन बेशक जीत गया था, जहां से ब्रिटेन लड़ रहा था वहां बेशक वो जीत गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत चीजें ऐसी थी, सारे देशों की जो जीडीपी थी वो बहुत ज्यादा गिर गई थी। क्योंकि चाहे कोई जीते या हारे, वॉर अगर इतने साल चल रही है तो कहीं ना कहीं क्या है, नुकसान तो सबका ही होगा। फिर अंग्रेजों ने सोचा, और इधर से इंडिया वाले भी क्या कर रहे थे, 44 के टाइम पे तो क्या कर रहे थे, इंडिया वाले भी आंदोलन चला रहे थे ना, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा अगर ये हमें यहाँ से निकाले और हमारे पास इतनी ताकत नहीं बची है कि हम इंडिया के लोगों का सामना कर सकें, तो इससे अच्छा है हमें पावर का ट्रांसफर करके खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तो 1946 में अंग्रेजों ने बोल दिया था कि 45 में बोल दिया था कि हम यहाँ से जाएंगे, हमारी जो पावर है हम उसको तुम्हें ट्रांसफर करके और हम अपने देश चले जाएंगे। लेकिन हम चले तो जाएंगे, तो तुम्हारे देश चलेगा कैसे, क्योंकि तुम में इतनी लायकियत नहीं है कि तुम अपना देश चला सको। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मिशन इंडिया में भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये कब आया, ये 1946 में अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 आदमी थे। इनका मेन काम क्या था, इन्होंने आके बोला कि भाई तुम अपना ना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा देश चलेगा। अभी हमारे जाने में टाइम है क्योंकि हम जाएंगे 1947 में। जब हम यहाँ से जाएंगे उससे हमारे जाने से पहले तुम अपना एक संविधान लिख लो जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इंडिया चलेगी। तो अब ये कैबिनेट मिशन में 3 आदमी थे जिन्होंने ये बातें बोली थी। एक था पैथिक लॉरेंस, सेकेंड थे हमारे अलेक्जेंडर, और थर्ड आदमी थे जो हमारे स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो थे पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, और ये दोनों एज ए मेंबर यहाँ पे आए थे इनके साथ। तो इन्होंने आके बोला कि तुम अपने इलेक्शन करवा लो, और इलेक्शन के बाद एक अपनी कमेटी तैयार करो जो क्या करेगी, तुम्हारी हेल्प करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए। ऐसे इलेक्शन नहीं हुए जैसे पोलिंग बूथ पे अब जाके होते हैं। जो उस टाइम पे अमीर आदमी थे, जो लीडर थे हमारे बड़े बड़े, तो उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन के आधार पे एक एक आदमी को अपने अकॉर्डिंग भेजना स्टार्ट कर दिया। किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 40 करोड़। तो ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख पे एक आदमी आएगा, एक आदमी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 40 करोड़ लोग हैं इंडिया में उस टाइम पे पॉपुलेशन, तो 10 लाख पे एक आदमी आना था। तो टोटल कितने आदमी आने थे, 400।
400 आदमी आने थे, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुए, तो उसमें 389 आदमी आए थे, इनका सिलेक्शन हुआ था। और ये डिसाइड किया गया कि 389 जो लोग मिलके क्या करेंगे, अब इनसे कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद क्या है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। इन 389 आए कहाँ से? अब इसमें देखो, इंडिया जो इस टाइम पे था, कहीं कहीं पे अंग्रेज डायरेक्ट राज कर रहे थे और कहीं कहीं पे क्या थे, हमारे देसी राजा थे। आपने देखा होगा ना, मूवी वगैरह में भी देसी राजा होते थे, लेकिन वो अंग्रेजों के बिल्कुल तलवे चाटते थे, उनके से दबके रहते थे या फिर उनकी चापलूसी करते थे। ये राजाओं का क्या है, शासन चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का क्या था, देखो कुछ जगह ऐसी थी जहां अंग्रेज डायरेक्ट थे, और ऐसा उसे बोलते थे अंग्रेज भारत, उसे क्या बोलते थे, अंग्रेज भारत। और दूसरे थे हमारे देसी रियासतें, देसी रियासतें जहां पे राजाओं का राज था अंग्रेजों के टाइम पे भी। लेकिन ये क्या थे, ये डरते थे अंग्रेजों से, ये इनके सामने नजरें झुका के इनको टैक्स देते थे, इसलिए क्या है, इनकी दया पे ये राजा ही बने हुए थे। अब जो अंग्रेज भारत था वो ज्यादा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा फैले हुए थे, और जो देसी रियासतें थी ये कम थी। हालांकि थी तो ये भी बहुत ज्यादा, लेकिन अंग्रेज भारत ज्यादा था। तो ये डिसाइड किया गया, जहां जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट राज कर रहे हैं, जहाँ पे कोई राजा नहीं है, सीधा अंग्रेजों का राज चल रहा है, वहां से इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड लोग आएंगे, यहाँ से आए इलेक्टेड लोग। और जो देसी रियासतें थे, तो जो राजा ने ठीक समझा, राजा ने उसे भेज दिया। ये कैसे थे, ये नॉमिनेटेड थे। ये इलेक्शन ऐसे नहीं हुए थे जैसे आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी भेजे तो ये सोच के ही थे कि हाँ इसको भेज दें, इसको भेज दें, ऐसे करके जो बड़े बड़े नेता थे हमारे उस टाइम पे, वो अपने एरिया से ऐसे भेज देते थे। और यहाँ से क्या है, नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड होते बिना इलेक्शन के, राजा अपनी मर्जी से किसी को भी भेज दे। तो दो तरीके के आए थे। जो अंग्रेजी भारत था, यहाँ से जो मेंबर आए थे वो आए थे हमारे 292, ठीक है, 292 तो क्या है, अंग्रेजी भारत से आए थे। और देसी रियासतों से कितने आए थे, 93 आए देसी रियासतों से, जो राजाओं ने भेजे थे। और इसमें 4 क्या थे, 4 थी कमिश्नरी। ये थे अंग्रेज भारत से जो मेंबर चुन के आए थे, इलेक्टेड अंग्रेज भारत से जो आए थे। ये जो देसी रियासतें थे, देसी रियासतों ने भेजा था। और ये 3 थी कमिश्नरी प्रांत। ये कैसे थे, जैसे आज हमारे यूटी है ना, उसी टाइम 4 कमिश्नरी प्रांत होते थे, 4 मेंबर यहाँ से आए थे। और ये 4 कमिश्नरी प्रांत कौन से थे, ABCD। ये एक ट्रिक है याद करने की। A से अजमेर में क्या थे, कमिश्नरी प्रांत में आता था। B से बलूचिस्तान आज जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। C से कुर्ग, जो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक का हिस्सा। और D से डी से क्या है, दिल्ली तो क्या है, आज भी हमारी यूटी में काउंट होती है। तो उस टाइम पे 4 ये एज ए यूटी मान के चलो, जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है, उस टाइम पे ये हुई थी। तो ये कितने हो गए हमारे 389 लोग ऐसे आए थे। अब ये आ गए, जब इनकी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुई, अब 389 लोगों का इलेक्शन तो हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुके हैं कि ये आएंगे। अब क्या होगा, अब ये अगर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मीटिंग करेंगे। तो इनकी मीटिंग होना स्टार्ट होगी। अब ये 389 लोग क्या है, ये काम करना स्टार्ट करेंगे, किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अभी क्या चल रहा है, 1946 से चल रहा है, ये सारा काम उसमें हो रहा है। और अभी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ से जो लोग नॉमिनेटेड है वो पाकिस्तान की तरफ से भी है, जो आज का पाकिस्तान है, और पूरे इंडिया की तरफ से है। जब अब ये इनका सिलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन तो हो गया, अब क्या करेंगे, ये मीटिंग करेंगे, मिलेंगे भी तो सही ना, काम करना स्टार्ट करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, सेशन होंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इनके 9 दिसंबर 1946 को इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या है, सबसे पहले जब ये 207 सिर्फ 207 लोग ही प्रेजेंट हुए, 389 थे, लेकिन इनमें से आए कितने, 207 ही पहुंचे। इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया, और इन्होंने अब कोई भी इतने लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, काम करना शुरू करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई हेड भी होगा। तो इस टाइम पे हेड किसे बनाए, तो इन 207 में जो सबसे ज्यादा उम्र का जो आदमी था, सचिन आनंद सिन्हा, इन्होंने क्या है, एक टेम्परेरी बेस पे उसे अपना हेड बना लिया कि ये हमारे हेड
ऐड होंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, सिर्फ उनकी एज के अकॉर्डिंग बनाया था कि ये सबसे ज्यादा उम्र दराज है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनका है, इसलिए ये अपना हेड बना लेते हैं टेम्परेरी बेस पे, परमानेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही 9 दिसंबर को मीटिंग खत्म हुई, इनकी सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर इन्होंने सोचा कि देश का मुद्दा है और हमें अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, एक ऐसा मेंबर होना चाहिए इसका जो ज्यादा बुजुर्ग ना हो और जिसकी तबीयत ठीक हो और जो काम कर सके, एक्टिव हो। तो 11 दिसंबर को दोबारा मीटिंग हुई और 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना क्या है परमानेंट सदस्य मेंबर बना लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जब देश आजाद होगा तो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, पहले प्रेसिडेंट। इनको क्या है परमानेंट। सबसे पहले कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे। 2 दिन के बाद जब दोबारा सेशन हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए परमानेंट किसे बना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ? ये 207 लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद क्या है, जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ना स्टार्ट किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? एक लेटर टाइप था, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे थे कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं और क्या मुद्दा होगा, क्या चीजें लिखी जाएंगी। ये है ऑब्जेक्टिव कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हम इसमें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने पढ़ तो दिया, लेकिन ये पास नहीं किया गया। क्यों नहीं पास किया गया? क्योंकि जिस दिन ये मीटिंग थी और जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे थे, उस दिन हमारे ही इंडिया में इसका बाइकआउट किया। किसने? ना तो मुस्लिम लीग आई, मुस्लिम लीग ने भी अपनी, मुस्लिम लीग बन चुकी है ना, 906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है बंगाल विभाजन के बाद, और 1916 से तो वो बिल्कुल एक्टिव है कि मुस्लिम लीग वो है सिर्फ जो मुसलमानों के बारे में सोचती है कि हिंदू धर्म वाले लोग हमारा भला नहीं चाहते, इसलिए क्या है मुस्लिम लीग बन चुकी है। तो 73 मेंबर मुस्लिम लीग ने भी भेजे थे अपने यहाँ पे। तो 92 क्या थे? अंग्रेज भारत की तरफ से आए थे, ये देसी रियासतें थी, ये कमिश्नरी थी, टोटल 389 थे। लेकिन मुस्लिम लीग भी एक्टिव थी, इसलिए 73 मेंबर किसके भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? मुस्लिम लीग के भी हैं। लेकिन 13 दिसंबर को जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे थे, उस दिन ना तो मुस्लिम लीग आई और जो हमारे ये जो नॉमिनेटेड थे देसी राजा, ना ये आए। तो बच गए कितने? 292, और इनमें से भी कितने आए? 207 ही आ पाए थे। और इन 207 में जब ये इलेक्शन हुआ 389 पे थे। इनमें अगर मैं औरतों की बात करूं, इनमें सिर्फ 15 महिलाएं ही थी, 15 वुमेन का ही इलेक्टेड होके आई थी, यहाँ सिलेक्ट होके इन कमेटीज में। और जब फर्स्ट मीटिंग थी तो उस दिन सिर्फ 9 औरतें ही प्रेजेंट थी, बाकी प्रेजेंट नहीं थी। और इन 15 औरतों में भी मुस्लिम जो औरत थी वो सिर्फ एक ही थी, बेगम अय्यास रसूल। बेगम अय्यास रसूल, ये सिर्फ एक ही मुस्लिम महिला थी, बाकी जो 14 थी वो अलग कास्ट की थी, एक मुस्लिम थी। और 15 में से प्रेजेंट कितनी हुई थी? 9 हुई थी। अब ये काम होना शुरू हो गया, लेकिन जब इन्होंने पढ़ तो दिए, लेकिन BR अम्बेडकर वहां पे थे। उन्होंने कहा कि अभी हम इन चीजों पर लागू नहीं करेंगे, इन पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मुस्लिम लीग और क्या है देसी रियासतें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, हो सकता है वो दोबारा वापस आ जाए और हम में ज्वाइन हो जाए। उसके बाद जब ये, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनना है, वो पूरा इंडिया के लिए बनना है। और इंडिया के लिए मुस्लिम लीग, मुस्लिम धर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो देसी रियासतें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबका वेट करेंगे, जब सबकी सहमति बन जाएगी तभी हम इन ऑब्जेक्टिव पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए BR अम्बेडकर ने ये चीजें वहां पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा तो गया, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया, वेट किया गया किसका? इन दोनों का। जब ये चीजें यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो आई नहीं थी और ना देसी रियासतें आई थी, यहाँ पे चर्चिल नाम का एक अंग्रेज था, और इसने मजाक बनाया हम इंडियंस का। क्या बोल के? इन्होंने बोला कि ये एक ऐसी शादी है, जब ये पढ़ा जा रहा था ऑब्जेक्टिव, तो चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए बोला था कि ये एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसका इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आई थी। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म इतने ही इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे इंडिया में, और आज भी हैं, कि एक दूसरे के बिना क्या है ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता था कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए चर्चिल ने मुस्लिम लीग को क्या है, हिंदू इसकी दुल्हन बोला था कि एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है, और ये अकेले तुम क्या कर सकते हो जब तक मुस्लिम लीग और देसी रियासतें नहीं आएंगी। तो ये काम स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद 22 जनवरी 1947, अब देखो सन बदलेगा, ये 46 दिसंबर चल रहा है,
इन्होंने वेट किया कब तक, 22 तारीख को ये दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा मीटिंग हुई। तो 22 जनवरी 1947 को क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे पास कर दिया गया और इसको पास होने के बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन का काम होना स्टार्ट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मेनली नाम किसका आता है, बी आर अम्बेडकर का आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जनक जिसे बोलते हैं, जो फादर बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बी आर अम्बेडकर। उन्होंने अकेले ने नहीं लिखा था, ये जो कमेटियां बन रही थी, टोटल कमेटियां, ये जो मेंबर थे, टोटल कमेटी बनी थी, 22 कमेटी बनी थी जो इंडिया पे काम करेंगे कि इंडिया का फ्लैग कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, ऐसी अलग अलग मुद्दे पे काम करने के लिए 22 कमेटी बनाई गई थी। इन 22 में से सबसे ज्यादा मेन थी 7 कमेटियां, और इन 7 में से भी जो सबसे टॉप पे थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो किसका काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। ड्राफ्टिंग कमेटी ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। टोटल कितनी बनी थी, इनमें से 22 बनी थी। 22 में से मेन जो थी सबसे ज्यादा वो 7 थी, और इन 7 में से भी सबसे मेन कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। इसलिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, बी आर अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है कि बी आर अम्बेडकर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। अब ये हो गई कमेटियों का डिसीजन कैसे हो गया, काम करना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले बी आर अम्बेडकर का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था कि बी आर अम्बेडकर को जो ये लोग थे जो चुन के भेज रहे थे, इन्होंने बी आर अम्बेडकर को ये भेजना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में छुआछूत बहुत ज्यादा था, और ये क्या है, ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे, इसलिए कोई नहीं चाहता था कि बी आर अम्बेडकर इसके मेंबर बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फिर बी आर अम्बेडकर आए कैसे, और आए नहीं, आज भी सबसे पहले हेड के रूप में किसका नाम लिया जाता है, बी आर अम्बेडकर का। देखो बी आर अम्बेडकर की एंट्री कैसे हुई ये हम जानेंगे पहले। जैसे ये हमारा इंडिया है, उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रही थी तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पे मुंबई की सीट से खड़े हुए। मुंबई की सीट से जब यहाँ खड़े हुए तो यहाँ के लोग लोअर कास्ट को बहुत ज्यादा मानते तो पूरे इंडिया में ही थे। लेकिन इस पे जब इलेक्शन होना स्टार्ट हुए और बी आर अम्बेडकर उठे इलेक्शन में, तो क्या है, बी आर अम्बेडकर का बाइकआउट किया है और यहाँ पे उन्हें किसी ने वोट नहीं दी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मुंबई की सीट से जब बी आर अम्बेडकर उठे तो वो हार गए। तो लेकिन ये भी था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन मुंबई की सीट से क्या है, ये हार चुके थे। तो यहाँ पे जो है बंगाल का विभाजन हुआ था ना 2 पार्ट्स में। आज यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है और एक यहाँ पे अलग कंट्री बन गया है बंगाल का। तो यहाँ के लोग, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, तो उन्होंने बोला मुस्लिम लीग ने कि बी आर अम्बेडकर को कि आप हमारी सीट से यहाँ से खड़े हो। उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर का साथ किसने दिया था, मुस्लिम लीग वालों ने दिया था। इन्होंने बोला कि आप बंगाल से यहाँ से की सीट पे खड़े हो जाओ, हम आपको वोट देंगे, हम आपको जिताएंगे और आपको हम कहाँ पे भेजेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे। तो बी आर अम्बेडकर यहाँ जाके बंगाल की सीट से खड़े हुए, इलेक्शन हुआ और यहाँ से वो जीत गए। ये सारे काम कब हो रहे हैं, आजादी से पहले हो रहे हैं। तो यहाँ से वो जीत गए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो आके बैठेंगे ही बैठेंगे, जहाँ पे 389 लोग आएंगे। तो बी आर अम्बेडकर भी आएंगे क्योंकि ये कहाँ से जीते हैं, बंगाल की सीट से। 389 लोग चल रहे थे और धीरे धीरे 324 जब ये काम चल रहा था, प्रेजेंट भी हुए, मैक्सिमम लोग 324 प्रेजेंट हुए। लेकिन उसी टाइम क्या है, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब ये जो 389 लोग थे, ये पाकिस्तान की तरफ से भी तो थे इनमें, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। और कितने लोग रह गए, टोटल रह गए थे 299 लोग रह गए थे। बाकी सारे क्या है, इसमें से इतने लोग कम हो गए थे। अब क्या था, बी आर अम्बेडकर क्योंकि यहाँ की सीट से जीते थे और जब बंटवारा हुआ तो ये वाला पोर्शन तो क्या है, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जब ये जहां से वो खड़े हुए थे, जहां से वो मेंबर थे, जब वही चीज इंडिया में ही नहीं रही तो बी आर अम्बेडकर की भी कोई जरूरत ही नहीं रही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये किसके मेंबर बन के आएंगे, क्योंकि जिस एरिया से ये लड़के और जीत के आए थे वो एरिया इंडिया का पार्ट रहा ही नहीं। तो इस टाइम पे लेकिन बी आर अम्बेडकर अपनी जगह बना चुके थे, अपनी लायकियत के, अपनी पढ़ाई के दम पे। अब जो मेंबर बन चुके थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल रहा था, बनना तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था ना। ये तो 22 जनवरी को तो क्या था, 22 जनवरी को अभी मैंने बताया, 22 जनवरी 1947 को क्या है, ये उद्देश्य पारित हो गए थे। और हम आजाद हुए हैं 15 अगस्त, तो काफी टाइम है ना, कई महीने का टाइम है।
बंटवारा हुआ जब तक काफी महीने का टाइम था, तो इस बीच में बी आर अम्बेडकर की लायकियत सबको दिख चुकी थी और सबको ये समझ में आ गया था अगर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम नहीं संभालेंगे, तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो इस टाइम पे ये जब बंटवारा हुआ है 15 अगस्त के टाइम पे जो बंटवारा चल रहा है पाकिस्तान को और ये सीट जा चुकी है, तो जो मेन लीडर हैं हमारे वो भी चाहते हैं कि क्या हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बी आर अम्बेडकर को रहना चाहिए, अगर ये चले गए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाएगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे एक आदमी थे बी एन राव, ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड थे। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई भी कमेटी का ये सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले सारी तैयारी किसने की थी? बी एन राव ने की थी। और बी एन राव ने ही बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट क्या थे? मेंबर थे। तो इन्होंने बोला कि अगर बी आर अम्बेडकर अगर यहाँ से चले गए, इस असेंबली से चले गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाएगा। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन कोई सीट बनाओ जिससे क्या है बी आर अम्बेडकर यहीं पे रह जाए। तो उस टाइम पे मुंबई में जो थे ना, मुंबई में उस टाइम पीएम बनते थे, हर स्टेट में पीएम होते थे। ऐसे अब तो स्टेट में क्या है, सीएम होते थे, उस टाइम पे पीएम होते थे। तो यहाँ पे एम आर जयकर नाम का एक आदमी था जो हिंदू महासभा का मेंबर था। और यहाँ पे जो पीएम थे वो थे बीजी खेर। मुंबई के पीएम जो थे उस टाइम पे बीजी खेर थे। और यहाँ की मुंबई की सीट से जो आदमी लड़के आया था हिंदू महासभा का, वो एम आर जयकर था। इस टाइम इसी तरफ तो क्या है, इसकी किसी के साथ कहासुनी हो गई और इसने क्या है, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा रिजाइन दे दिया यहाँ से। उसी टाइम ये बंटवारा हो गया, तो ये बी आर अम्बेडकर की सीट जा चुकी थी। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर को बोला कि ये जो सीट खाली हुई है इसकी जगह किसको ले आओ? बी आर अम्बेडकर को। तो बी आर अम्बेडकर की एंट्री इनकी जगह हुई और तब ये दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बन गए। तो इस वजह से क्या है, बी एन राव जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी इन्होंने स्टार्टिंग में ही तैयार कर ली थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाएगा। और ये इकलौते ऐसे बंदे हैं बी एन राव जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक भी रुपया नहीं लिया था। बाकी देखो जितने भी थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और बी आर अम्बेडकर थे, चाहे जितने भी आदमी, जो 389 लोग काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 299 जो आदमी थे, जो मेंबर थे, वो सारे पैसे लेके काम कर रहे थे। और ये गलत नहीं है कि पैसे लेके उन्होंने काम किया, क्योंकि अगर कोई बंदा बैठेगा काम करने के लिए और देश के लिए काम कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली भी है, उसका परिवार है, वो कैसे पलेगा अगर ये काम नहीं करेंगे। और अगर ये काम छोड़ के अगर ये जॉब करना या काम करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखेगा? तो इसलिए जो इंडिया के पास पैसा बहुत था, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार उस टाइम पे चल रही थी, कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके पास पैसा बहुत था, लोग डोनेशन बहुत ज्यादा देते थे कांग्रेस को। तो इस वजह से क्या है, सारा खर्चा क्या है, ये सारे लोग ये खर्चा लेते थे, ये सब काम करने का नहीं, लेकिन अपना घर चलाने का, काम करने का। तो लेकिन बी एन राव ऐसे थे, इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, वो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो गया था, हमारी सिलेक्ट हो गई थी और फिर इसने अपना काम करना शुरू किया। 29 अगस्त, अब देश आजाद हो चुका है 1947 से। 1946 से 47 तक तो क्या चल रहा है, सिर्फ सिलेक्शन चल रहा है, कभी मेंबर्स आ रहे हैं, कोई बाइकआउट कर रहा है, उद्देश्य क्या होंगे, ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है, सबको मनाने में लगा हुआ है। लेकिन 389 सीट से जो मेंबर थे, उनमें से पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कितनी रह गई थी, कुछ मेंबर इसमें से पाकिस्तान चले गए, 299 रह गए थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी है, सारी कमेटियां बन चुकी हैं और अब इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब तक देश के ऐसे चल रहा था, जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही काम कर रही थी और हमारा साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके सेशन होते थे, ये लोग आते बैठते किसी बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड करना चाहिए, कौन सी बात है, कोई उसके पक्ष में होते, कोई विपक्ष में होते, उनमें बहस होती और लास्ट में सबकी रजामंदी से कोई भी कानून लिख दिया जाता कि इंडिया ऐसे चलेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बड़े लीडर थे, इन्होंने क्या है, बाकी देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सबके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट बात इन्हें लगी कि हाँ ये बहुत बेस्ट पार्ट है, वो सारा बेस्ट पार्ट किस में लिख डाला इन्होंने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं उन सबका जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के और जो उनकी बेस्ट बातें थी वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे भारी और सबसे मोटी किताब है जो बन के तैयार हुई थी। इसको बनने में क्या है, सेशन होते थे इनके, टोटल 11 सेशन हुए, कहीं कहीं पे क्या है 12 भी बोल देते हैं। 12 सेशन क्यों हुए, क्योंकि 12वां सेशन क्या है 24 जनवरी 1950 को हुआ था लास्ट। तो 26 जनवरी को तो क्या है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 1950 को, तो लास्ट सेशन 12वां सेशन इस दिन भी हुआ था। कोई लोग बहुत सारे जो आदमी है वो इसे भी मान लेते हैं कि ये भी लास्ट सेशन था। इस लास्ट सेशन में 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था, इसमें 3 सबसे मेन चीजें फाइनल की गई थी कि इंडिया का राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति सिलेक्ट किया गया यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रगान कि हमारा इंडिया का राष्ट्रगान क्या होगा, और राष्ट्रगीत। ये 3 चीजें लास्ट सेशन जो 24 जनवरी को हुआ था, इस दिन ये 3 चीजें सिलेक्ट की गई थी। इसी दिन सिलेक्ट किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या है पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक जय होगा और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम होगा। ये चीजें इस सेशन के स्टार्ट की गई थी। अब ये जो सेशन हुए, टोटल जो 22 कमेटी बनी थी, 22 कमेटी ने कब से काम किया, इन्होंने काम करना जब स्टार्ट किया 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके इतने दिन तैयार हुआ था। अगर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डेली लोग ये बैठते थे, सेशन करते थे और बात करते थे। ये सेशन करते थे, कुछ टाइम के लिए आ गए, बैठे, डिस्कशन किया, किताबें लिखना स्टार्ट किया, कानून बना लिए, उसके बाद फिर ब्रेक ले लिया, अपने घर चले गए, वहां पे काम किया, फिर कुछ टाइम के लिए। इसलिए क्या है 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने टोटल कितने सेशन किए थे, 12 सेशन किए थे। और जब ये बनके तैयार हुआ, इनमें से टोटल इन्होंने अगर मैं डेज में काउंट करूं तो 165 दिन काम किया है बस। और 165 में से भी 114 दिन किसने काम किया है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसने 114 दिन काम किया था 165 में से। टोटल कितने हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर इनमें से भी मैं दिन की बात करूं तो सिर्फ 165 दिन काम हुआ था। 165 में से भी 114 दिन तो किसने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया था। लास्ट फाइनली वो दिन आया जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1947 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। तैयार हुआ तो अब इस पे सबके साइन होंगे। जिस टाइम पे साइन हुए थे उस टाइम पे कितने आदमी प्रेजेंट थे वहां पे, 284 साइन जो है, देखो स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं ये डाटा आपको। 389 थे, 389 कैसे आए, फिर उस पहली मीटिंग पे 207 ही प्रेजेंट थे, फिर 324 भी प्रेजेंट हुए, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद 299 सीटें रह गई, मेंबर रह गई, और 299 में से भी 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हुआ तो उस पे जो आदमी उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनके साइन हुए, और उस टाइम पे प्रेजेंट कितने हैं, 284। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने मेंबर्स के साइन है, तो कितने हैं, 284 मेंबर्स के साइन है। इनमें सबसे पहला जो साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहला साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट साइन इनका था। और लास्ट में जो साइन किया वो किया फिरोज गांधी ने, फिरोज गांधी ने लास्ट साइन इनका था। इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अभी तक जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, देखो देश तो आजाद हो गया 47 में, अब क्या है 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो बीच में इतने साल का गैप है। 47 से 49 तक कैबिनेट मिशन आया था 46 में, जब तक तो अंग्रेज यही थे। तो इसमें क्या किया इन्होंने, तो अब देश चल कैसे रहा था, किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, तो जो अंग्रेजों ने कानून बना रखे थे ना उनके अकॉर्डिंग ही अभी तक देश चल रहा था। जैसे ये बुक बन के तैयार हुई, इस बुक में क्या लिखा है, 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स लिखे गए इसमें। इसके पार्ट थे 22 पार्ट्स बनाए गए, और शेड्यूल बने, इसमें शेड्यूल थे 8।
395 आर्टिकल लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 22 पार्ट्स थे इसके, और शेड्यूल कितने थे 8, जो आज बढ़ के, अगर मैं आज की बात करूं है तो ये 395, लेकिन इनके पार्ट बढ़ा देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ही नीड होती है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और ऐसे इनकी संख्या नहीं बढ़ाई 396 97, ऐसे नहीं किया इन्होंने। क्या कर दिया 395 ए, जिस भी आर्टिकल्स में चेंज करना होता है ए बी का नाम देके उसे बढ़ा देते हैं। 400 से भी ज्यादा क्या है आर्टिकल्स हो चुके हैं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके पार्ट 22 थे पहले, अब कितने हो चुके हैं 25 हो चुके हैं, 25 पार्ट्स बन चुके हैं। और शेड्यूल कितने थे 8 थे, और अभी ये कितने हैं 12 हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में, पार्ट्स में, शेड्यूल्स में लिखा हुआ है इंडिया के लिए रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और ये बनके हमारा तैयार हो गया था। इसके कुछ आर्टिकल 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए, सारे नहीं 15 या 16 आर्टिकल से जो 26 नवंबर को ही स्टार्ट कर दिए गए, लेकिन पूरे संपूर्ण तौर पे ये लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं। इस दिन जो अंग्रेजों के कानून चल रहे थे, ये बोला गया कि आज से हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को छोड़कर हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके अकॉर्डिंग इंडिया पे काम करेंगे, इंडिया में वही कानून लागू होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। और हर तरीके की चीजें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग क्यों हुई, कैसे बना, किन किन लोगों ने काम किया, कितनी मेहनत की, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा संविधान इसका क्या मतलब है, सम प्लस विधान। सम होता है सबके समान और विधान होता है कानून, यानी इस बुक में वो कानून लिखे गए हैं जो सबके लिए समान होंगे, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, पादरी, जैन, अमीर, गरीब जो भी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का है, चाहे वो जनरल है, चाहे ओबीसी है, कोई भी कास्ट है, सबके लिए इस बुक में जो लिखा गया है वो कानून सबके लिए बराबर है। चाहे देश का पीएम हो, चाहे देश का भिखारी हो, सड़क पे रहने वाला हो, सबके लिए कानून बराबर है। और ये चीजें क्या है, किसी भी इसमें जो भी लिखा गया है वो किसी एक धर्म के रिगार्डिंग नहीं लिखा गया है। इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में माना जाता है लिखा गया था मनुस्मृति, जो थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, मनुस्मृति एक बुक है, लेकिन उस बुक में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ दिखाया गया है और उसमें भी कानून ही लिखे गए हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे राजाओं का रास्ता शुंग काल चल रहा था जब मनुस्मृति लिखी गई थी, उसमें औरतों को और जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको बहुत नीचा दिखाया गया है, और जो ब्राह्मण है उनको बहुत ऊपर दिखाया गया है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके हमारा तैयार हुआ, इसमें सबके लिए कानून बराबर है, चाहे देश का पीएम है, प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, उसके लिए अगर कोई सब इसकी नजर में बराबर है संविधान के अकॉर्डिंग। अब संविधान में जो लोग लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। उसमें क्या है, कुछ हमारी ड्यूटीज है, कुछ हमारे राइट्स है, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज का मेन टॉपिक बस ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया, और इसमें लिखा गया है, इसके जो कमेटियों का सिलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था। अब इसमें क्या लिखा है, इन 395 आर्टिकल्स में क्या लिखा है, पार्ट्स में क्या है, शेड्यूल में क्या है, ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।